नमस्कार दोस्तों। बिहार में भी पिछले 1-2 दिन से बारिश हो रही है और इस बारिश का पानी आपके सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। अगर इस बारिश में भीग जाते हैं तो बहुत चांस है कि आपको सर्दी जुकाम जैसे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और ये बारिश लगातार होती ही रही है और ये रिमझिम बारिश बंद होने के बजाय ये बदस्तूर जारी है। और अभी भी अगर हम बाहर देखें तो बारिश हो रही है, लेकिन बिहार में इस बारिश के पानी से दिक्कत नहीं है। बिहार में ठाकुर के कुआं वाले पानी से दिक्कत है। और पिछले दिनों से मैं इस न्यूज़ को देख रहा था और मैंने सोचा कि कुछ हम भी बोलते हैं इस पर, हैं? जब सब लोग बोल रहे हैं तो हम भी अपना विचार पब्लिक के सामने रखते हैं। और उसमें हमने ये देखा कि ठाकुर का कुआं होता है और जो एक और जाति है, चमार जाति से है, उसका भी कुआं होता है। तो दोनों का अलग अलग कुआं होता है। और इस पर एक पॉइंट और हम बता दें कि अलग अलग कुआं होना ये कोई गलत बात नहीं है, सही है। क्या दिक्कत है? आपके पास भी कुआं है, हमारे पास भी कुआं है, आप अपने कुएं से पानी भरिए, हम अपने कुएं से पानी भरेंगे। तो ये व्यवस्था ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके आगे क्या होता है कि चूँकि आप जानते हैं कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये कविता लिखी गई होगी, जिस ज़माने में ये जो है आइडिया या फिर जो कह लें कि बात दिमाग में आई होगी कविता लिखने की, उस समय की बात को आप याद करें तो आपको यही पता चलेगा कि जो जिसको आप सो कॉल्ड नीची जाति कहते हैं, हमारे हिसाब से कोई नीची और ऊंची जाति का कोई वो स्पेशल थॉट प्रोसेस नहीं है। लेकिन हाँ, समाज ने जिसको नीची, जो लोग जिस तरह से लोग कहते हैं कि नीची जाति है, ऊंची जाति है, और नीची जाति जैसे चमार शूद्र वगैरह के लोग जो थे वो काम करते थे खेतों में, क्योंकि उनके पास उतना वो सामर्थ्य नहीं था, उनके पास उतनी खेत नहीं थे कि अपने खेत में कमा सकें और अपना जीविकोपार्जन कर सकें। तो वे जो है ब्राह्मण, राजपूत, इन सबों के खेतों में काम करते थे और उनसे मेहताना उनको जो मिलता था, पहले पैसा तो मिलता नहीं था, पहले काम के बदले अनाज मिलता था और उसे ही वो मतलब अपनी मजदूरी समझते थे। क्योंकि उस समय मुद्रा का उतना चलन नहीं था, मुद्रा सबके पास होती नहीं थी, पैसा सबके पास था नहीं। और पैसे का आवागमन इतना नहीं था। तो खेतों में लोग काम करते थे, उससे जो मजदूरी आती थी उसे ही वो मजदूरों को वही मजदूरी दे देते थे। और इसी की ज़रूरत थी बेसिकली। उस समय ये नहीं था कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप अच्छे अच्छे होटल में खाना खा रहे हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे जूते पहन रहे हैं। ये सब व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो उस समय की व्यवस्था के अनुसार यही था कि जो नीची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग के खेतों में काम करेंगे, फिर उससे जो उपार्जन होता था उसी से वो अपना जीवन बसर करते थे। तो ठाकुर का कुआं में यही दिखाया गया है कि उसके पास एक कुआं अलग था और ठाकुरों के पास कुआं अलग था। और चूँकि एक जानवर के मर जाने पर जब उन्होंने उसे कहा कि भाई इसको उठा दो यहाँ से, क्योंकि ये व्यवस्था थी कि उन्हें इस चीज़ को उठाना है, और वो क्या करते थे, उसके खाल को अपने पास रखते थे उतार करके, और उससे चमड़े का सामान वो बनाते थे। तो ये उनके लिए एक फ़ायदा व्यवस्था की गई थी कि आपको ये दिया जाएगा, आप ये काम करेंगे, उसके बदले में आपको ये चीज़ फ़ायदा दिया जाएगा। तो वो व्यवस्था की गई थी उस समय। तो उन्होंने मना कर दिया उसको कि भाई हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि पुराना कुछ पैसा बाकी हो, जो मतलब पैसा नहीं कहेंगे, मतलब मेहनताना जो भी बाकी हो, या फिर पैसा ही कर लीजिए। तो मेहनताना बाकी है तो वो नहीं देंगे, तो हम नहीं उठाएंगे।
तो ठाकुर गुस्सा हो गए और उन्होंने कसाई को बुला करके वो कसाई के हाथों दे दिया। और उसके बाद उनका जैसा उसमें बताया गया कि उन्होंने कहा कि हुक्का पानी तुम्हारा बंद कर देंगे क्योंकि तुमने हमारा काम नहीं किया। तो भाई उसके कुएं में जा कर के कुछ मारा सा जानवर फेंक दिया या फेंकवा दिया। अब वो जो औरत थी उसके पति बहुत बीमार थे और वो गंदा पानी, क्योंकि पानी से बदबू आ रही थी तो उसको मतलब पीना उन्हें पड़ता, लेकिन वो पीना नहीं चाह रहे थे बिकॉज़ वो बहुत गंदा था और उससे बदबू आ रही थी, तो वो पीना बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। और इस चक्कर में उसकी औरत जो होती है वो रात के अंधेरे में जाती है ठाकुर के कुएं पर चोरी चुपके पानी लाने के लिए। जब सब वहाँ पे लोग जो रखवाले थे वहाँ पे चले गए थे वहाँ से, तो उस समय जाती है, लेकिन जैसे ही वो पानी भरती है और अपने मटके में डालती है वैसे किसी की आवाज़ आती है कि कौन है वहाँ पर। तो ऐसे सुन करके वो घबरा से जाती है और वो ऐसा लगता है कि पकड़े जाएंगे, तो वो सारा कुछ छोड़ करके वहीं पे मटका वहीं पे छोड़ करके भाग जाती है। बाल्टी नीचे कुआं में गिर जाता है और वो भाग करके अपने घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे उसका पति जो है वो वही गंदा पानी जो पास में रखा हुआ था उस गंदे पानी को पी रहा है। अब इस पे बवाल ये है कि ये एक चलचित्र के माध्यम से दिखाया गया था। कविता को मनोज झा ने, जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने संसद में कविता पढ़ करके सुनाया और उन्होंने कविता पढ़ करके सुनाया। उसका कविता का सारांश ये है कि जिस अनाज को आप खा रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि हल पर हाथ, मतलब वो जो गरीब तबका का लोग है, जो जिससे आप सो कॉल्ड शूद्र जाति से संबोधित करते हैं, उसका कहना था कि हल पर हाथ हमारा, बाजरा खेत का खेत ठाकुरों का। तो उसका क्या है मतलब? तो भाई साहब ये प्रश्न ही तो मुझे लगता है कि प्रश्न ही जायज़ नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है सबसे पहली बात। और क्योंकि उसका क्या, उसका भी तो है बहुत कुछ जो वो मेहनताना आज आप वही लोग जो आज यहाँ पे अभी हैं वर्तमान काल में, वो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए और वहाँ पे उनको दूसरा काम करवाया जा रहा है और उसका कुछ वेतन मंथली दिया जा रहा है, वो भी तो उनका है। तो वो वहाँ पे जाके कहेंगे कंपनी तुम्हारा, माल तुम्हारा, मशीनरी तुम्हारा है और हमारा क्या? तो ये कोई बात नहीं हुई ना। तो आपका काम जो है, आप काम का मेहनताना ले रहे हैं और कंपनी आपका, आप भी अपनी कंपनी खोल सकते हैं। आप उस सामर्थ्य में हो जाइए तो आप भी अपनी कंपनी खोल सकते हैं। आज आप खोल रहे हैं, आज आप पढ़ रहे हैं और पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ करके आगे बढ़ने के बाद आप जो है अगड़ी जो जाति है उसके हिसाब के बराबर भी तो आप आ रहे हैं। तो ये भी तो सोचिएगा ना कि आप कैसे कर सकते हैं कि हमारा क्या है। ये क्वेश्चन ही मुझे लगता है इनवैलिड है, क्योंकि आप कह नहीं सकते। आप यही चीज़ आप अभी के ज़माने में जाके कहिए वहाँ पे कंपनी में जहाँ पे जाते हैं, तो आप फिर आप देखेंगे कि आपको जवाब मिलता है। तो आप सेम क्वेश्चन आप अभी भी दोहरा सकते हैं, बट आपको आंसर वही मिलेगा जो उस समय मिला था। और आपके पास आंसर बिल्कुल आपके हिसाब से आंसर नहीं हो सकता। जो आंसर है वही आंसर तब भी था और आज भी है। आज आपको, उस समय आपके पास आरक्षण नहीं था, उस समय आपके पास जो बुनियादी सुविधा थी। इनफैक्ट अगर आप जो अगड़ी जातियां हैं उनका भी आप देखेंगे तो वो भी खेतों में ही कमा करके खा रहे थे। वो कोई अलग से एडिडास का जूता नहीं पहन रहे थे उस समय, और मर्सिडीज और इससे फॉर्च्यूनर से चल नहीं रहे थे, राइट। वो भी उस समय वही कर रहे थे जो आप कर रहे थे। अंतर ये था कि आप उनके खेतों में काम कर रहे थे, वो सिर्फ खेत के मालिक थे। तो ये चीज़, ये डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस एक व्यवस्था थी। ये डिफरेंस आपको जानबूझकर नहीं बनाया गया था। आप अगर उस हिसाब से, आपका व्यवस्था ही उस हिसाब से वैसा था, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारे ऊपर इस तरह की चीज़ें हुई। अत्याचार तो, अगर अत्याचार की बात करें तो आज अगड़ी जातियाँ भी एक दूसरे पर अत्याचार कर रही है। समाज में ही एक दूसरे का टांग खींचने पर लोग लगे हुए हैं। अगर एक दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचने पर लगे हुए हैं और उसको चाह रहे हैं कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। ये भावना, ये जो
जलन की भावना है वो अगड़ी जातियों में भी है। तो आप जब अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति की तुलना करते हैं तो वहाँ पे तो भावना ह्यूमन नेचर है ये तो। लेकिन हाँ, चीज़ें अत्याचार का जहाँ तक बात होता है तो वो अत्याचार हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने कहावत में भी सुना है बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है। तो इन द सेंस कि आप जो बलवान है वो हर एक बलवान व्यक्ति दयालु, हर एक बलवान व्यक्ति दिल का बड़ा नहीं होता है। तो कई लोग किसी पे अत्याचार भी करते हैं, किसी ज़बरदस्ती भी करवाते हैं काम, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन जो जनरल जो अगर देखा जाए तो जनरल में ये है कि आपके पास वो व्यवस्था थी, आपके पास वो व्यवस्था की गई थी। आपको यहाँ तक कि खेत भी दिया जाता है कि 1 बीघा खेत 2 बीघा खेत आपको अपने हिस्से की ज़मीन आपको दे दी जाती थी कि आप इस पे खेती करो और इससे जो उपजेगा उसमें हम कुछ नहीं लेंगे, इस पे आप ही काम करो और आप ही इसका जो है अन्न जो पैदा हो रहा है, अन्न जो आप उपजा रहे हैं उसको आप ही यूज करिए। ये भी व्यवस्था थी, इसको हमने खुद देखा है इस व्यवस्था को। तो ये व्यवस्था आपके लिए की गई थी। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं हमारे समझ से। बात यह है कि बिहार के राजनीति में, अब इस बिहार के राजनीति में इसको समझिए कि किस तरह से ये खेल चल रहा है। अब क्या हुआ कि मनोज झा आरजेडी के नेता हैं और आरजेडी के नेता मनोज झा अगर उनके टाइटल से देखें तो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और अगर आप बिहार के राजनीति में देखें तो ब्राह्मण समाज और मतलब सवर्ण समाज, और सवर्ण के नेता आशुतोष कुमार जी हैं और सवर्ण समाज को वो एकत्रित करने में लगे हुए हैं। और अगर इस चीज़ को आप देखें गौर से तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि इस चीज़ में बाधा डालने के लिए, फूट डालने के लिए ये सब चीज़ किया गया है। क्योंकि अब ये है कि अगर सामाजिक परिवेश को देखें तो अगर ये देख लें कि सवर्ण अगर एक हो गया तो उस तरह से अगर एक हो गया तो मे बी चुनाव पे कुछ फ़र्क पड़ता दिख सकता है। इसके लिए हमारे समझ से ये हो रहा है कि आप उसी में फूट डालिए और उसमें फूट डालिएगा तो वो चुनाव के लिए कहीं न कहीं किसी और पार्टी के लिए वो लाभदायक हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि इसको मुझे लगता है ठाकुरों को भी, जो बिहार के राजपूत समाज से आते हैं, उनको भी इस चीज़ को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। बिकॉज पहली बात तो कि बिहार में ठाकुर का जो है टाइटल है वो हमारे इधर नाई लगाते हैं, कहीं किधर भूमियार लगाते हैं। तो ठाकुर राजपूत लोग ठाकुर बहुत कम ही लगाते हैं मुझे लगता है बिहार में, जैसा कि मेरा अनुमान है। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो हमारा अनुमान, लेकिन इसको इतना तूल देना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। और इस बात को तूल दे करके आपस में लड़ना ये भी बहुत गलत बात होगी। इसलिए सवर्णों को आपस में एकता बना के रखना होगा। आप देख लीजिए किस तरह से दूसरे जो जाति विशेष से आते हैं वो किस तरह से मौका मिलने पर आप यूँ कह लीजिए कि अगर उन्हें उस तरह का सुविधा दिया जाता है तो किस तरह से वो उनकी जो आप उनके जो है जो बातों को सुनिए, आप उनकी बातों को सुनिए और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह की बातें बोली जा रही है। आप सो कॉल्ड संतोष रेणु यादव को ले लीजिए, चाहे इस तरह के जो जितने भी लोग हैं वो वैसे लोगों को ले लीजिए, उनका आप बात को सुनिए, उस तरीके की बात को। आप अगर किसी को भला बुरा भी बोल रहे हैं, बुरा भी बोल रहे हैं, तो बुरा बोलने का भी एक तजुर्बा और जो है तरीका होता है। आप किस तरह से बात को रखते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उससे आप पता चलता है कि आप किस तरह से अंदर जो आपकी जो अंदर आपका आग जो जल रहा है वो कैसा है, वो चीज़ आपको जो है पता चल जाता है आपकी बातों से। तो इस तरह से चीज़ें चल रही है और ये सब कुछ मुझे लगता है कि स्क्रिप्टेड एक तरह से कह सकते हैं, या फिर अगर स्क्रिप्टेड नहीं है तो किसी न किसी के दिमाग की उपज ज़रूर हो सकती है। बात यह है कि सवर्णों को इस चीज़ से मैं ये कहूँगा कि विखंडित नहीं होना है, सवर्णों को एकजुट बना करके रखना है। और इनफैक्ट किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को विखंडित होने की ज़रूरत नहीं है। आपस में सद्भाव बनाए रखना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो लेकिन जिस तरह से सवर्णों के सॉरी खिलाफ ये साजिश की जा रही है, तो मुझे लगता है कि सवर्ण को इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और मनोज झा जैसे व्यक्ति
को एक बार मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मनोज झा आरजेडी से हैं तो वो आरजेडी से ही रहेंगे, वो इधर आपकी दूसरी पार्टी में नहीं आएंगे। लेकिन ये है कि उनकी बातों से, जो उन्होंने कहा कि ठाकुर अपने अपने अंदर के ठाकुर को मारो, तो मनोज झा जिस जिस संदर्भ में कह रहे हैं, बात यह है कि अभी मनोज झा का कहना भी गलत ही है कि एक तरह से अभी आप उस चीज़ को ला रहे हैं जो पुरानी चीज़ें हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं अभी आप उस चीज़ को ला रहे हैं, तो अभी के संदर्भ में वो गलत दिखेगा, लेकिन उस समय के संदर्भ में वो बहुत सही था। तो जब अब अभी के संदर्भ में उस चीज़ों को दिखा रहे हैं तो लोगों में ज़रूर से ज़रूर विरोधाभास जगेगा, और ये आपके समाज के लिए सही नहीं होगा। इस चीज़ को समझना होगा। मनोज झा जो पब्लिकली संसद में इस चीज़ को उन्होंने बोला, तो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो खुद ब्राह्मण होकर के भी उन्होंने ये बोला। इसका मतलब आप समझिए कि उन्होंने क्यों बोला। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो आरजेडी पार्टी से आते हैं, आरजेडी सुप्रो में लालू प्रसाद यादव हैं, और लालू प्रसाद यादव इस तरह की गरीबों के मददगार, पिछड़ों के मददगार, वंचितों के मददगार के तौर पर उनका जो इमेज बना हुआ है, उस इमेज को वो सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ बोला। जबकि ये क्या है, ये उल्टा जो है हिसाब किताब इसका हो गया, और ये चीज़ उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। क्योंकि अगर पुरानी चीज़ों को आप यहाँ पे ला रहे हैं, पुराने जो व्यवस्था थी उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ थी, कुछ एक बुराइयाँ थी। तो बुराइयाँ तो अभी भी समाज में हैं, ऐसा नहीं है कि अभी बुराइयाँ ख़त्म हो गई है। तो बुराइयाँ हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि कलयुग है। तो कलयुग में अगर बुराइयाँ ख़त्म ही हो जाएगी तो फिर सतयुग नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो उन्होंने इस चीज़ को जो अभी पुराने उस बात को अभी दोहराया है संसद में सबके सामने पब्लिकली, ये पिन किया है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें होती थी और हमारा क्या, तो ये बिल्कुल हमारे हिसाब से गलत है। और मनोज झा को इस तरह से चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि पुरानी बातों को अभी उखाड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि पुरानी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। व्यवस्था आज की व्यवस्था भी अच्छी है, आज अब बेहतर हो रहे हैं, बेहतर बन रहे हैं। इसमें सभी का सपोर्ट है यार। आप बन रहे हैं तो आपको सपोर्ट किया गया है इस चीज़ के लिए, और सपोर्ट किया गया है तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आप इस तरह की चीज़ों को याद करेंगे और इस तरह चीज़ों को याद करके अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो वो बिल्कुल सही चीज़ नहीं होगा। तो यही सब हमारा व्यू था आज का। और इसको बहुत अजीब तरीके से देखा जा रहा है बिहार के राजनीति में, बिहार के राजनीतिक पटल पर। और मुझे लगता है कि इसे जो है सवर्ण समाज को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सवर्ण समाज एक है और इस एकता को बनाए रखना है और इसी एकता के साथ आगे बढ़ना है, और बेतुकी बातों से दूर रहना है। जो व्यक्ति इस तरह से, जो राजनेता इस तरह की बात करते हैं, उन्हें भी समझना होगा कि आपको अभी के परिवेश में किस तरह की बातें करनी है। पुरानी बातों को उखाड़ना है या नया कुछ आइडिया लेकर के आना है और नए समाज का जन्म देना है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होगा। अगर आप इस तरह से काम नहीं करते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई आपकी बातों का कोई वैल्यू होगा। इससे ये होगा कि आप समाज को बिगाड़ देंगे, समाज को सुधारने की बात तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हो सकता है कि कुछ बातें मैंने ऐसी बोली हो जो आप लोगों में से किसी को पसंद नहीं आई हो, तो उसके लिए आप जो है एक बार सोचिए कि किस तरह की बातें होनी चाहिए और किस तरह की बातें हो रही है। क्योंकि जो मैंने ऐसा कहा है तो वो ये, हालांकि ये मेरा निजी विचार है, इसमें किसी का वो सपोर्ट या फिर किसी तरह का प्रोवोकेशन नहीं है। बस ये मेरा निजी विचार था कि हम अपना विचार रखें पब्लिक के सामने। और अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं या फिर आप कुछ अपना विचार हमारे विचारों में जोड़ना चाहते हैं तो आप निसंदेह निसंकोच कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और बस यही अनुरोध है, बस भाईचारा बनाए रखिए और समाज में आगे बढ़ते रहिए। और आपसी जो है खींचातान को जो है बंद कीजिए और इस तरह के बयान पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये बयान आपको उलझाने के लिए दिया जाता है। और इसी के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।